कुंभ के ऊपर खर्च कर रही है और इतना अधिक खर्च कर रही है जिसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार जनता का ध्यान मूलभूत मुद्दों से भटकाना चाहती है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार के मुद्दे हैं। इन सब चीज़ों की सरकार अनदेखी कर रही है और लोगों को कुंभ के मकड़जाल में उलझा करके रखना चाहती है। दरअसल सच्चाई क्या है कि लगभग 2500 वर्षों से कुंभ का निरंतर आयोजन होता आ रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन और जन समागम है, जिसको कि यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में दर्जा प्रदान किया है तौर पर। और भव्य राम मंदिर के निर्माण पर बहुत अधिक धनराशि व्यय की जा रही थी, तो तमाम लोगों ने कहा था कि इस पर इतना अधिक पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रयागराज में आयोजित हुए कुंभ या महाकुंभ, जो कि 144 वर्षों पर आया हुआ है, उसके ऊपर। हर कोई कुंभ की भव्यता पर चर्चा कर रहा है, हर कोई कुंभ के इस सांस्कृतिक समागम पर चर्चा कर रहा है, लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ के अर्थशास्त्र पर। कुंभ के अर्थशास्त्र पर चर्चा करने का मतलब क्या है? तो कुंभ के अर्थशास्त्र पर चर्चा करने का मतलब ये है कि इस कुंभ के आयोजन पर सरकार के द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की जा रही है और इससे सरकार के राजस्व में कितनी वृद्धि होगी और देश के लोगों को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के रूप में कितना आर्थिक लाभ इस कुंभ के माध्यम से होगा। यहाँ पर हम ये बतलाते चलें कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः कहा गया है। अपनी अपनी सोच से लोग किसी भी घटना पर चर्चा करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब भव्य राम मंदिर के निर्माण पर बहुत अधिक धनराशि व्यय की जा रही थी, तो तमाम लोगों ने कहा था कि इस पर इतना अधिक पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है। इसी तरह से जब कुंभ मेले के ऊपर सरकार के द्वारा अत्यधिक व्यय किया जा रहा है, तो उसी मनोवृत्ति के लोग फिर से ये राग अलाप रहे हैं कि सरकार मूलभूत मुद्दों से ध्यान विमुख करके और कुंभ के ऊपर खर्च कर रही है और इतना अधिक खर्च कर रही है जिसकी आवश्यकता नहीं है। सरकार जनता का ध्यान मूलभूत मुद्दों से भटकाना चाहती है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार के मुद्दे हैं। इन सब चीज़ों की सरकार अनदेखी कर रही है और लोगों को कुंभ के मकड़जाल में उलझा करके रखना चाहती है। दरअसल सच्चाई क्या है? तो सच्चाई यदि हम देखें तो इससे परे है। इस बात में तो कोई विवाद नहीं है कि लगभग 2500 वर्षों से कुंभ का निरंतर आयोजन होता आ रहा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन और जन समागम है, जिसको कि यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में दर्जा प्रदान किया है। और यह संपूर्ण भारतवर्ष को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाला एक महान आयोजन है, जिसे केवल एक मेला मात्र यदि हम कहते हैं तो वह उस आयोजन की गरिमा को कहीं न कहीं कम करता है। दरअसल इस प्रकार का आयोजन दुनिया में किसी भी देश में कहीं पर भी नहीं होता है। यहाँ तक कि चाहे ईसाई धर्म के अंतर्गत वेटिकन सिटी के चर्च में लोग जाते हों या हज यात्रा पर जाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हों, उनकी भी संख्या इतनी अधिक नहीं होती है जितना कि कुंभ में स्नान करने वाले या कुंभ मेले में आने वाले लोगों की होती है। और इस वर्ष तो यह रिकॉर्ड टूट रहा है कि अनुमानों के अनुसार 40 से 45 करोड़ लोग पूरे कुंभ मेले के दौरान 49 दिनों में स्नान करेंगे और यहाँ पर आएंगे। पहली बात तो ये कि जहाँ पर इतने अधिक लोग आएंगे,
यहाँ आने वाले लोगों की संख्या अमेरिका और रूस दोनों की संयुक्त जनसंख्या के बराबर होगी, तो सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके द्वारा इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होगी तो सर्वप्रथम सरकार को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा इसका समुचित प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, सरकार को इस बात पर ध्यान देना ही चाहिए। ये सरकार का सर्वप्रमुख कर्तव्य है। दूसरी बात ये, यदि हम विशुद्ध आर्थिक नजरिए से भी देखें तो कुंभ मेले के आयोजन से देश की अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और खुद केंद्र सरकार को और देश के जनता को भी बहुत अधिक आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस संबंध में हम स्पष्ट रूप से कुछ आंकड़ों की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इस कुंभ मेले के अंतर्गत जो आयोजन किया जा रहा है, इस पर कितना खर्च सरकार का पड़ रहा है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लगभग 7,500 करोड़ रुपए 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है महाकुंभ के इस आयोजन पर। और उत्तर प्रदेश सरकार को ही इस महाकुंभ के आयोजन के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 3 गुने अधिक धनराशि की प्राप्ति तो राजस्व के रूप में ही सरकार को हो जा रही है। दूसरी ओर यदि हम इस कुंभ के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार करें तो इस कुंभ मेले के माध्यम से कुल वित्तीय लेन देन लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान लगाया गया है। 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए। अब ये 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए ये महज केवल अनुमान नहीं है, क्योंकि वर्ष 2019 में जिस अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था, उस अर्ध कुंभ के आयोजन के दौरान लगभग 1.2 लाख करोड़ के वित्तीय लेन देन के आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो जब 2019 में, वो भी अर्ध कुंभ के समय, जिसका महत्व महाकुंभ की तुलना में कम होता है, जिसमें आने वाले लोगों की संख्या कम होती है, यदि उस समय 1.2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ और इसके बाद इन वर्षों में, 6 वर्षों में हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई होगी, तो मुद्रास्फीति में वृद्धि के बाद वह धनराशि और अधिक बढ़ ही जाएगी, स्वाभाविक है। प्लस आने वाले लोगों की संख्या भी महाकुंभ में अर्धकुंभ की तुलना में काफी अधिक है। तो इसलिए यदि सरकार का ये अनुमान है कि कुल 2 लाख करोड़ रुपए या 2.5 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन की संभावना इस महाकुंभ मेले में होगी, तो ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, ये यथार्थवादी आकलन है। तो इस तरह से इसके माध्यम से क्या होने जा रहा है कि हमारे जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद में, इसके माध्यम से स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1% की अतिरिक्त वृद्धि इस कुंभ मेले के आयोजन के माध्यम से होने जा रही है। और यदि भारत सरकार या केंद्र सरकार के हम जीडीपी की बात करें तो उसमें भी 0.3% का जीडीपी ग्रोथ में योगदान इस कुंभ मेले के माध्यम से होने जा रहा है। तो इस प्रकार से निर्विवाद रूप से दूर दूर तक इस बात पर कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं बनती है कि धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इस मेले का जो महत्व है वो तो है ही,
लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी इस मेले का कम महत्व नहीं है। यहां पर हम अतीत की ओर भी थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो ब्रिटिश सरकार के दौरान जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उसके अंतर्गत सन 1882 में जिस कुंभ मेले का आयोजन किया गया था उसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुंभ मेले के आयोजन पर लगभग 20,000 रुपये खर्च किए गए थे। 20,000 रुपये खर्च किए गए थे और उस समय भी सरकार को 49,000 रुपये की प्राप्ति हुई थी। अब इस प्रकार से लगभग 29,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ था। उस समय यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति पर स्नान के लिए 1 रुपये का कर लगाया जाता था। यहाँ तक कि मुंडन के लिए भी अलग से पैसा चुकाना होता था, कर लगाया जाता था। तो उसके माध्यम से उस जमाने में सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती थी। अब वर्तमान समय में राजस्व की प्राप्ति के बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे कई लोग कह सकते हैं कि कहाँ से इतना पैसा आ जाएगा। तो जो लोग इलाहाबाद में रहे हैं या मेला प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो इसका सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ ये मेला जो 25 सेक्टर्स में बटा हुआ है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की सुविधाएं सरकार के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें बहुत सी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं जबकि बहुत सी सुविधाएं सशुल्क भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर मेले के अंतर्गत स्थानों का आवंटन किया जाता है। तो जो साधु संतों अखाड़ों को स्थानों का आवंटन किया जाता है उसके लिए तो कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आवंटन किया जाता है जमीन, जैसे दुकानों के लिए या टेंट वगैरह लगाने के लिए जो कि प्रोफेशनल लोगों के लिए लगाया जाता है या विदेशियों के लिए लगाया जाता है, उसके लिए सरकार के द्वारा राजस्व वसूला जाता है। इसके अतिरिक्त और भी तमाम साधन होते हैं, पार्किंग से लेकर के अन्य कई प्रकार के साधन होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग पूरे देश भर से यात्रा करके इस महाकुंभ में आते हैं, ट्रेन के माध्यम से, बसों से या अपने निजी साधनों से, इसके साथ साथ हवाई जहाज से, तो उसके माध्यम से भी सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती है। लोग जो खरीदारियां करते हैं इस मेले में आकर के, उसके अंतर्गत जो बिक्री होती है उस बिक्री पर सरकार को वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी के माध्यम से बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। लोग खाने पीने, रहने ठहरने में अपना जो खर्च करते हैं उस पर बहुत अधिक लोग व्यय करते हैं और उसके माध्यम से भी बहुत अधिक बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन देन होता है। उसके माध्यम से भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये 40 या 45 करोड़ लोग यदि आते हैं और हर आदमी यदि 3,000 4,000 रुपये भी अपने आने जाने, रुकने ठहरने, मेले में खाने पीने के ऊपर खर्च करता हो तो बड़े आराम से एक बहुत बड़ी धनराशि हो जाती है। तो इसलिए बजट के संबंध में, मेले से होने वाले वित्तीय आमदनी के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि सरकार के लिए आर्थिक दृष्टि से भी कुंभ मेले का आयोजन एक लाभ का सौदा है, न कि किसी घाटे का सौदा है। अन्य दृष्टियों से तो कुंभ मेले की महिमा का बखान जितना किया जाए उतना
कम है ही। दूसरी बात ये कि वास्तव में ये कुंभ जो आयोजित किया जाता है या इस बार भी किया जा रहा है, तो इसके पीछे एक और भी सच्चाई जिससे बहुत कम लोग परिचित होंगे, उससे भी मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ। अधिकांश लोग यही जानते हैं कि मेले में जो अखाड़े आते हैं वे अखाड़े दान दक्षिणा प्राप्त करते हैं और उसी के लोभ लालच में वो यहाँ पर आते हैं, या लोभ लालच में नहीं भी आते हैं तो भी उनको बहुत अधिक धनराशि की प्राप्ति होती होगी, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। मेले में जो भी अखाड़े आते हैं वे अखाड़े अपना स्वयं खर्च करते हैं और अपना अन्न क्षेत्र चलाते हैं, जिसके अंतर्गत लोगों को भोजन कराया जाता है। 5 प्रमुख अखाड़े हैं। उन 5 प्रमुख अखाड़ों में से केवल एक ही अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, प्रतिदिन 25 लाख रुपए लोगों के खिलाने पिलाने, जिसमें लोगों में साधु संत से लेकर के तमाम लोग शामिल हैं, 25 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च किया जा रहा है। इस प्रकार से पूरे इस 45 से 50 दिन के कुंभ मेले की अवधि के दौरान 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च तो केवल एक अखाड़े, निरंजनी अखाड़े के द्वारा किया जा रहा है, और इसके अतिरिक्त अन्य अखाड़े अपनी ओर से भी और अधिक खर्च कर ही रहे हैं। यही कारण है कि इस मेले में कोई भी व्यक्ति एक बार आ जाए और वह अपना खर्च करके मेले में भोजन नहीं करना चाहता है तो भी वो भूखा नहीं रहेगा। चाहे नाश्ते की बात हो या चाय की बात हो या दोनों वक्त के भोजन की बात हो, वह भरपूर रूप में सर्वत्र उपलब्ध है। केवल एक ही जगह या एक दो पंडालों में नहीं, आप जहां भी चाहें, जिस सेक्टर के अंतर्गत भ्रमण कर रहे हैं वहां पर उपलब्ध है। मैं अपना छात्र जीवन इलाहाबाद या प्रयागराज में ही व्यतीत किया और इस महाकुंभ से पहले भी कई महाकुंभ और अर्ध कुंभों का मैं स्वयं साक्षी बना, और उस समय भी यही स्थिति थी कि आप जहां भी जाएं आपको भोजन ही नहीं बल्कि अच्छा भोजन उपलब्ध होता था। उस समय में एक मारुति बाबा जो विदेशों से आते थे, उनके पंडाल में तो काजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट्स मुट्ठी में भर भर के लोगों को भोजन कराने के बाद चलते समय दिया जाता था। या जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मैं व्यक्तिगत रूप से मिला था और उनके पंडाल में जा करके मैंने भोजन भी किया था। अत्यंत दिव्य भोजन जिसे आप 56 भोग की संज्ञा दे सकते हैं, वो वहां पर कराया जा रहा था। तो ये जो अखाड़े हैं, ये अखाड़े स्वयं अपना धन खर्च करते हैं। एक तरह से कहा जाए कि वहां पर वो दान करते हैं, न कि दान लेते हैं। और ये केवल बनावटी और दिखावटी बातें नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से इन अखाड़ों के द्वारा जो व्यय इस मेले के दौरान किया जाता है उसका लेखा जोखा रखा जाता है और उसका व्यवस्थित विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर फिर ये अखाड़े इतना पैसा खर्च कहां से करते हैं? तो जिन लोगों को भारतीय संत परंपरा और अखाड़ा परंपरा और कुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानकारी है, उनको ये पता होगा कि साधु संतों के अखाड़ों के पास बहुत अधिक जमीन जायदाद है, अचल संपत्ति है, इसके साथ साथ व्यवसायिक संपत्ति भी है जिन पर तमाम दुकानें वगैरह भी बनाई गई हैं। तो उस खेती बाड़ी से उत्पादित होने वाला अन्न और उसको बेच करके उससे प्राप्त होने वाला पैसा, प्लस जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि पैसे के निवेश के रूप में इन अखाड़ों के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनसे प्राप्त होने वाला किराया इत्यादि, और वह भी अर्ध कुंभ के दौरान
6 वर्ष तक, महाकुंभ के दौरान 12 वर्षों तक पूरा इकट्ठा होता रहता है। तब जाकर के अर्धकुंभ और महाकुंभ में इन अखाड़ों के द्वारा उस पैसे को खर्च किया जाता है। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे मंदिर हैं, चाहे वह शैव, शाक्त, वैष्णव, किसी भी संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर हैं, ये मंदिर किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। और इन मंदिरों के पास, इन मंदिरों में जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे की जो धनराशि है उसका भी एक बड़ा हिस्सा इन अखाड़ों तक पहुंचता है, विशेष रूप से कुंभ मेले के समय में। और उस धनराशि को भी इनके द्वारा इस प्रकार के धर्मार्थ कार्यों में अखाड़ों के द्वारा खर्च किया जाता है। अब यदि ये हम कुंभ के इस अर्थशास्त्र पर विचार करें तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के लिए ही आर्थिक दृष्टि से इस कुंभ का आयोजन अत्यंत लाभदायक है। इस तरह से किसी भी प्रकार की छींटाकशी या आलोचना का विषय यह कुंभ आर्थिक दृष्टि से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो कुंभ की अर्थवत्ता, कुंभ का महत्व निर्विवाद रूप से सिद्ध है। और विगत 2500 वर्षों से इन संदर्भों में कुंभ अपनी सार्थकता सिद्ध करता आ रहा है। धन्यवाद।